गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम ड्राइंग सब्जेक्ट की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। देखिए, पिछले क्लास में हमने पाठ संख्या 2 मुगल शैली पूरा पढ़ लिया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अगर हम देखें तो सरकार कुछ कह रही है कि सिलेबस कुछ कम होगा, पाठ कम होंगे, जो भी बोर्ड क्लास है उनके लिए और बाकी सबके लिए। तो हमें पता नहीं कौन से पार्ट कम होंगे। जैसे पूरे किताब को आपको 4 भागों में विभाजित किया है। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि 4 भागों में पूरी किताब को विभाजित किया है। तो उसमें अलग अलग जो भाग है उसमें से पार्ट आएंगे या अलग अलग ये कह नहीं सकते हैं। तो मुझे लगा कि शुरुआत में 2 पार्ट पढ़ ली, अब बीच में जो अलग भाग है, हमने चित्रकला के बारे में 2 शुरुआत में पार्ट पढ़े हैं। किसके बारे में? चित्रकला के बारे में पढ़ा है। अब हमें 2 पार्ट मूर्तिकला के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में? मूर्तिकला के बारे में। ठीक है, तो अब मूर्तिकला के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि मूर्तिकला भी क्या है। और अब आज हम नए लेसन की शुरुआत करते हैं। पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो हमारी हेडिंग होगी भारतीय मूर्तिकला। हम भारत की मूर्तिकला पढ़ेंगे। और भारत की मूर्तिकला के अलावा और जो मंदिर स्थापत्य कला है, मंदिर स्थापत्य, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम भारत की मूर्तिकला और मंदिर किस प्रकार बने, मंदिरों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम पाठ संख्या 9 की बात करते हैं इसी मूर्तिकला के अंतर्गत। ठीक है, पाठ संख्या 9 के अंतर्गत आप ध्यान देंगे कि पाठ का नाम क्या है। पाठ संख्या 9। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला। कौन से काल की? पहले पढ़ेंगे मध्यकाल की। तो मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला। मूर्तिकला और स्थापत्य। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पाठ की। 2-3 बातें शुरुआत में आपको ध्यान में रखनी है। देखो, पहली बात तो है कि मूर्तिकला क्या है, आप जानते हो, मूर्ति बनाने की कला। दूसरी बात है कि स्थापत्य कला क्या है, आप वो भी जानते हो कि स्थापत्य कला क्या होती है। ठीक है, तो हम एक ही चीज़ की बात करते हैं। हम जो पढ़ेंगे मूर्तिकला वो मध्यकाल की पढ़ेंगे। किसी पढ़ेंगे हम? मध्यकाल की। और अगर हम मध्यकाल की बात करें तो आपको पता होने से कि मध्यकाल कब से कब तक है। मध्यकाल अगर बात करें तो उसको भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो पूर्व मध्यकाल, ठीक है, पूर्व मध्यकाल, और एक है आपका उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। अगर हम पूर्व मध्यकाल की बात करें तो ये इसकी बात आती है 600 से ईस्वी से लगाकर 900 ईस्वी तक। मतलब 600 से 900 ईस्वी है वो पूर्व मध्यकाल है, और 900 से लगाकर 900 ईस्वी से लगाकर
1200 ईस्वी तक 1200 ईस्वी तक उत्तर मध्यकाल है। कौन सा है? उत्तर मध्यकाल है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये बात आपको याद हो जाएगी कि उत्तर मध्यकाल क्या है और पूर्व मध्यकाल क्या है, कब से कब तक है। अगर हम इन समय की बात करें तो इस समय कला की दृष्टि से भारत में अनेक विकास हुआ है और इसी दौर में अलग अलग वंश आए। गुप्त वंश था, उसमें भी गुप्त काल के अंदर भी कला का विकास खूब सारा हुआ है। गुप्त कला के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा। जो गुप्त काल था उस समय कला किस प्रकार से विकसित हुई है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और गुप्त काल की स्थापना होने जाने के बाद में आसपास में और भी वंश थे। अगर उनकी बात करें तो जो मालवा और मगध हैं, वहाँ पर उत्तर गुप्त काल था। मालवा और मगध के आसपास में, मालवा और मगध, ठीक है, वहाँ पर उत्तर गुप्त के बाद वाला। ठीक है, अगर हम उत्तर मध्य भारत में देखें तो कन्नौज का जो वर्धन वंश वहाँ था, कन्नौज का वर्धन वंश था। कहाँ पर? अगर हम देखें उत्तर मध्य भारत में, तो एक बात ये भी लिख सकते हो कि उत्तर और जो मध्य भारत है वहाँ कन्नौज में वर्धन वंश था। कन्नौज में कौन सा वंश था? वर्धन वंश था। हर्षवर्धन की बात करेंगे हम, वर्धन वंश हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ पर कौन सा वंश था। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे तो अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण के अंदर कौन थे उस समय? हम कब पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि मध्यकाल है, उसमें किस जगह पर कौन से वंश थे। तो दक्षिण में कौन से थे ये भी ध्यान रखना है आपको कि दक्षिण में चालुक्य वंश थे। तो एक चालुक्य वंश था। दूसरा अगर हम देखें तो दक्षिण भारत के अंदर राष्ट्रकूट वंश था। राष्ट्रकूट वंश। और एक और वंश था, उसका नाम था पल्लव वंश। पल्लव वंश। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि विशेषकर मध्य भारत के समय कौन कौन से वंश थे। मध्यकाल के अंदर उत्तर भारत हो या मध्य भारत हो या दक्षिण भारत हो, कौन कौन से वंश हैं? कन्नौज वंश हैं, उत्तर में गुप्त वंश हैं, चालुक्य वंश हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वंश हैं, उनके बीच में लड़ाई तो होती रहती है, युद्ध होते रहते हैं। लेकिन अगर कोई भी राज्य अगर शांत रहता है, मतलब राज्यों के बीच में अगर लड़ाई नहीं होती है, तो फिर कला के अंदर ज़्यादा विकास होता है। जैसे मान लो एक साम्राज्य यह है, दूसरा साम्राज्य यह है, अगर ये आपस में युद्ध करते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, तो कला पर इनका ध्यान कम जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए किसी स्थान पर अगर कला का विकास होता है और कला में उन्नति होती है, कब? जब वो साम्राज्य आराम से रह रहा है, आसपास से किसी से कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, तो फिर वहाँ कला हर प्रकार से आगे बढ़ेगी। नहीं, राजा को तो, सैनिकों को तो युद्ध से पड़ी है, तो फिर कला पर कब ध्यान देंगे? ऐसा ही होता है, ये ध्यान रखना है आपको। खैर, हम अलग अलग समय में जो भी धर्म से जुड़ी हुई कला विकसित हुई है, तो भारत में अगर अलग अलग धर्म की बात करें तो आप समझ सकते हो कि भारत के अंदर जो मूर्तियाँ हैं वो बौद्ध धर्म की भी मूर्तियाँ मिली हमको। ठीक है, इसके अलावा हमें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियाँ मिली हैं। इसके अलावा हमें जैन धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियाँ मिली हैं भारत के अंदर। इन धर्मों की कला हम पर विकसित हुई। अब मुस्लिम कला क्यों नहीं बढ़ी है? मुस्लिम कला के अंदर मूर्ति कला तो हो ही नहीं सकती। मुस्लिम में पेंटिंग हो सकती है, मुस्लिम कला के अंदर जो है वो पेंटिंग हो सकती है, मूर्तियाँ नहीं हो सकती, क्योंकि जो
मुसलमान या जो मुस्लिम धर्म है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए कोई मूर्ति नहीं होती है, इसलिए उनकी मूर्ति तो बनेगी। लेकिन बौद्ध धर्म में जो हीनयान मानयान है उसके अंतर्गत एक शाखा भगवान बुद्ध की मूर्ति में विश्वास करते हैं। हिंदू में तो मूर्तियाँ है ही है, जैन में भी भगवान महावीर की खूब सारी मूर्तियाँ बनी हैं। तो अलग अलग धर्मों की मूर्तियाँ मिलती हैं हमें, और पेंटिंग तो सब धर्मों की अलग अलग मिलती हैं। तो हम बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ पढ़ेंगे, हिंदू धर्म की पढ़ेंगे और जैन धर्म की मूर्तियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम कला की दृष्टि से सबसे पहले उत्तर भारत की बात करें और मध्य भारत की, तो वहाँ पर क्या सिस्टम था, ठीक है, उसकी बात करते हैं उत्तर भारत की कि वहाँ पर क्या कंडीशन थी। देखो उत्तर भारत के अंदर जो आपको पता है कि जो कन्नौज है वहाँ पर एक वंश था वर्धन वंश। कन्नौज में कौन सा वंश था? वर्धन वंश। और उस वर्धन वंश का एक प्रतापी शासक था, इसका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। तो ये नाम तो आपने सुना होगा हर्षवर्धन का। कहाँ का था? कन्नौज का था। कौन सा वंश है? वर्धन वंश है। ये एक वीर था, योद्धा था, एक कुशल प्रशासक था। इसकी खूब मतलब कह सकते हैं कि इसकी गुणवत्ता अगर हम देखें तो वीर, एक कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता था। और साथ में अगर हम देखें तो एक कला प्रेमी शासक भी था। एक क्या था? कला प्रेमी राजा भी था। कौन? हर्षवर्धन, ठीक है। तो कला प्रेमी राजा भी ये था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसी के समय एक विदेशी यात्री भारत के अंदर आता है। अगर उसकी बात करें तो वो भी आप आराम से याद कर सकते हो कि विदेशी यात्री कौन था। तो अगर हम विदेशी यात्री की बात करें, इसके समय इसके काल में आया था, उसका नाम था हेनसांग। क्या नाम है? हेनसांग। क्योंकि हेनसांग के नाम का आपने जिक्र पहले भी कभी किया होगा, क्योंकि आप हिस्ट्री के विद्यार्थी अगर हो तो आपको हेनसांग के बारे में पता होगा। ये एक चीनी यात्री था, चीन से आया था, जिसका नाम था हेनसांग। किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम आगे बात करें तो ये जब भारत में आया हेनसांग, तो इसने अपनी यात्रा का पूरा वृत्तांत लिखा है। इसने जहाँ जहाँ भारत के अंदर भ्रमण किया, उस यात्रा का उसने पूरी अपनी किताब के अंदर पूरा वृत्तांत किया है, पूरी बात लिखी है, ठीक है। अगर हम उसके वृत्तांत को जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि उस समय भारत की क्या कंडीशन थी। तो इतिहास के जो स्रोत है वो इन्हीं यात्रियों से तो भी पता लगता है कि जब हम पढ़ते हैं कि इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, तो इन्हीं यात्रियों से मिलती हैं, अभिलेखों से मिलती हैं, ठीक है। तो पुराने जो ग्रंथ हैं उनसे मिलती हैं। तो इनके जो यात्रा वृत्तांत है उनसे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। तो जब ये हेनसांग अपने किताबों में वर्णन करता है, तो एक तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन करता है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसके बारे में ये लिखता है। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो एक तो उसकी बात करता है अपने यात्रा के तहत, ठीक है, अपनी यात्रा वृत्तांत के तहत। इसके अलावा वो और अन्य चीज़ों की भी बात करता है। उसने एक बुक का जरूर वर्णन किया है जो हर्षचरित साहित्य है, उसका भी वो जिक्र करता है। हर्षचरित साहित्य का भी वो जिक्र करता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि हेनसांग जो है वो भारत के अंदर नालंदा और इनकी भी बात करता है, हर साहित्य की, ठीक है। एक कुशल प्रशासक था, योद्धा भी था। तो अगर हम उसके युद्ध की बात करें और इसके अलग अलग उपाधियों की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 620 ईस्वी के अंदर 620 ईस्वी में जो नरेश हर्षवर्धन है उसको हराया। और किसने हराया? वो था दक्षिण भारत का एक महान शासक चालुक्य वंश का, जिसका नाम आप जरूर याद करेंगे। तो चालुक्य वंश का एक राजा था, उसका नाम जरूर याद करना है। उस राजा का नाम था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था?
पुलकेशियन। तो पुलकेशियन सेकेंड, इसने 620 ईस्वी में हर्षवर्धन को हरा दिया और हर्षवर्धन को एक उपाधि मिली हुई थी। हर्षवर्धन को उत्तरापथनाथ कहते हैं, उसको बोलते हैं उत्तरापथनाथ। कौन सी उपाधि इसको मिली हुई थी, कौन सी उपाधि इसने धारण की थी? उत्तरापथनाथ की। बात समझ में आ रही होगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हर्षवर्धन जो उत्तर कन्नौज का महान शासक था, 620 में चालुक्य वंश पुलकेशिन द्वितीय ने इस पर आक्रमण किया और इसको हरा दिया। हर्षवर्धन की इस युद्ध में क्या हो गई थी? हार हो गई थी। लेकिन हर्षवर्धन एक उपाधि धारण की थी, इसका नाम है उत्तरापथनाथ। जब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य का क्या किया? इसने विस्तार किया। तो आपको हम बता दें कि इसने फिर मध्य भारत के अंदर जो नासिक है उसको अपनी राजधानी बनाई। किसको बनाई इसने? फिर नासिक को राजधानी बनाई और नासिक को राजधानी बनाने के बाद में इसने भी एक उपाधि धारण कर ली और उस उपाधि का नाम है दक्षिणोपथनाथ। उपाधि का नाम क्या है? दक्षिणोपथनाथ। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो दक्षिणोपथनाथ किसने उपाधि धारण की है? तो आप याद करेंगे पुलकेशिन द्वितीय ने। और अगर हम उत्तरापथनाथ की बात करें तो किसकी उपाधि है? हर्षवर्धन की है। बात समझ में आ रही ना? इस प्रकार की ये जो युद्ध हुआ था 620 ईस्वी के अंदर, ये ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने हर्षवर्धन की और चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय की बात की है। अगर हम आगे बात करें तो आपको बता दें कि 7वीं सदी के बाद में भी चालुक्य वंश की जो कला है वो उत्कृष्ट रही है, वो भी आगे बढ़ती गई है 7वीं सदी के बाद। और 7वीं सदी के समय खूब सारे मंदिर भी बने हैं, 7वीं सदी के पहले भी और बाद में भी। अगर हम 7वीं सदी के पहले की बात करें तो एक मंदिर है अहोल में। अहोल में कहाँ है? अहोल एक जगह है और ये जगह आपको पता होने से कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में एक जगह है अहोल। यहाँ पर एक मंदिर है जो 7वीं सदी से पहले चालुक्य वंश के समय बना हुआ है। उस मंदिर का नाम है दुर्गा मंदिर। कौन सा मंदिर? दुर्गा मंदिर। याद रह जाएगा कि अहोल के अंदर जो कर्नाटक में है वहाँ पर कौन सा मंदिर है? दुर्गा मंदिर। अगर हम इसके निर्माण की भी बात करें तो ये 550 ईस्वी का है। कब का है? 550 ईस्वी का। हम कब पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि 7वीं सदी से पहले चालुक्य वंश के समय भारत के अंदर कौन कौन से मंदिर थे दक्षिण भारत के अंदर, उनकी बात कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया आपको, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पर था। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी 2-3 मंदिर थे, ठीक है। लेकिन हम एक बात और बता देते हैं कि जो हर्षवर्धन का जो ग्रंथ था जिसकी मैंने बात की, हर्षचरित, वो किसने लिखा है वो भी आप याद कर सकते हो कि वो बाण भट्ट ने लिखा था। अभी मैंने आपको बताया भी था कि हर्षचरित की इसकी रचना किसने की थी? तो बाण भट्ट ने की थी। किसने की थी? बाण भट्ट ने, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अहोल के अंदर कौन सा मंदिर है? दुर्गा मंदिर है, ठीक है। और जो बादामी की गुफाएं हैं, कौन सी? बादामी की गुफाएं। उन बादामी की गुफाओं के अंतर्गत भी जब हम देखें तो वहाँ पर विष्णु मंदिर आता है एक। कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और वो जो विष्णु मंदिर है वो 578 के अंदर बना हुआ है, 78 के अंदर, ठीक है। अगर हम और मंदिरों की बात करें तो एक पटकदल में भी मंदिर है, पटकदल के अंदर। और वहाँ पर जो मंदिर है वो लोकेश्वर का मंदिर है, लोकेश्वर भगवान शिव के लिए, लोकेश्वर शिव का मंदिर है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये जो लोकेश्वर शिव हैं वो विशेषकर
पापनाथ को समर्पित हैं। किनको? पापनाथ, भगवान शिव का जो अलग अलग रूप हैं उन्हीं को, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, जो 740 के अंदर बना था। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हमने अलग अलग चालुक्य वंश के समय के मंदिरों के बारे में बात की है कि किस प्रकार के जो मंदिर हैं वो थे, और हमने ये भी ध्यान दिया है कि अलग अलग जो मंदिर हैं जिसकी हमने अभी बात की है कि एक तो ऐहोल है जो कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, बादामी, पटकदल सब कर्नाटक में है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो मध्यकाल की मूर्ति कला में आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो हमने मध्यकाल पढ़ा, गुप्तकाल इनकी बात की, मध्यकाल कब से कब तक है, और हमने अलग अलग वंश की बात की है। कनौज के अंदर हर्षवर्धन की बात की है। यात्री हैंसांग की बात की हमने कि यात्री जो हैंसांग है उसने अपने ग्रंथ में किस किन चीज़ों का वर्णन किया है उसकी बात की हमने। इसके अलावा हमने और भी अगर हम देखें तो दक्षिण भारत के अंदर पुलकेशिन की बात की है। ठीक है, हस्तलिखित ग्रंथ की बात की है, और ऐहोल इनके मंदिरों की बात की है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को क्या करें, लाइक करें। इसके अलावा शेयर भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।